हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक 2 शिफ्टों में पेपर भी समाप्त हो चुका है। तो साथियों, जिस तरह से इन 2 शिफ्टों में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसी के आधारित पर आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका पेपर अभी आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं, इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपके आने वाले शिफ्टों में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, यदि आपका अभी एग्जाम होने वाले हैं, आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा जरूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सारे टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिएगा कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाला है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए भाई, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? तो ये 6 अगस्त 2021 को किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? तो सागौन का पेड़ होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये सिलेक्शन वाले प्रश्न जरूर पढ़ लेना है। जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेना है, स्टैटिक जीके का पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है, इंग्लिश भी पूरा पढ़ लेना है। इसी से करंट अफेयर के आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 सवाल पूछा ही जा रहा है। तो 1 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, तो आप सभी को रिवीजन करना है। रीजनिंग और मैथ की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि सभी स्टूडेंट काफ़ी अच्छा स्कोर करें। यदि आप अपने शिफ्ट में बैठने से पहले इस पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। प्लस इसके अलावा जो एमटीएस हवलदार के लिए मेन सब्जेक्ट आपका है जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश, इसका हम आप सभी को अलग से पूरे 1000 क्वेश्चन का टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं विथ डिटेल सोल्यूशन। आपको एक एक क्वेश्चन का मिलेगा। तो ये स्पेशल ऑफर आपके एग्जाम तक केवल चलेगा भाई, मात्र 50 रुपीज़ का हमने कर दिया है। इस नंबर पे आप सभी को मैसेज करना है। ये जो सामने आपके नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे मैसेज करना है। तुरंत अपने पास मंगा लीजिए भाई, इसे पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा स्कोर करने वाले आप लोग। इस पीडीएफ से आप अपने शिफ्ट को आसानी से भाई क्रैक कर सकते हैं, मेरा मानना है कि ओके, यदि आपने सारे क्वेश्चन को देख लिया अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सुरबहार से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस लावड़ी गायिका को पद्मश्री 2022 प्रदान किया गया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस लावड़ी गायिका को पद्मश्री 2022 प्रदान किया गया है? तो सुलोचना चौहान को किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को, 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच कहां पर आयोजित किया गया था? 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच कहां पर आयोजित किया गया था, यानी किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह बेंगलोर में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मटके नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटके नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 9 को। तो साथियों अब यहाँ से जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन कराएंगे आपको अच्छी तरीके से ध्यान से उसे तैयार करना है आने वाले शिफ्ट के लिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टे ड्यूरिंग, यानी शिक्षक ने छात्र को दौरान रहने को कहा है, यानी किस दौरान रहने को कहा था? तो क्यूट देखिए ऑप्शन में दिया है, यानी शांत के दौरान रहने को कहा था शिक्षक ने छात्रों से। तो क्यूट का स्पेलिंग क्या होता है? QUIET होता है, ये सही स्पेलिंग होता है शांत का। तो देखिए ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे ये कोट लिखा है, ऑप्शन सी देखिए कोट, कोट का मतलब होता है कि उद्धरण होता है, और क्विट का मतलब जो ऑप्शन डी है QUIT, इसके मतलब होता है कि छोड़ना केवल, ठीक है। लेकिन भाई शिक्षक ने छात्र से शांत के दौरान रहने को कहा था, यानी यहाँ स्टे के बाद एडजेक्टिव की नीड है भाई। कहां पर है? स्टे के बाद एडजेक्टिव की नीड है जो शांत है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। सिलेक्ट द वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग सिनोनिम्स एज द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी आप सभी को जुडिशियस का सिनोनिम्स बताना है। जुडिशियस का मतलब क्या होता है? विवेकपूर्ण होता है, समझदारी होता है। क्या होता है भाई? समझदारी होता है, विवेकपूर्ण, कि आप अपना पेपर बिल्कुल समझदारी से दीजिए, अच्छे से सोच समझकर रिलैक्स होकर एकदम एग्जाम देने जाइएगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन होता है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, जैसे प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है क्या? समझदारी होता है, विवेकपूर्ण होता है। इसका मतलब कि जुडिशियस का जो सिनोनिम्स होगा वो प्रूडेंट होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। और जजमेंटल मतलब क्या होता है? निर्णयात्मक होता है, निर्णयात्मक होता है जजमेंटल मतलब, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हर शिफ्ट में लगभग 4 से 6 सवाल सिनोनिम्स, एंटोनिम, इनकरेक्टली, करेक्टली, स्पेलिंग मिस, ये सभी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। बताएंगे इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन एक्सलरेट, एक्सलरेट मतलब बताए खुशी या उत्साह बढ़ाना, लेकिन उसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा EXHI, LARAT होता है, एक्सलरेट होता है, इसका मतलब होता है कि खुशी, ठीक है। तो यही क्या है भाई? स्पेलिंग आपका इनकरेक्टली दे रखा है। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। जैसे कि इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब होता है कि असुधार्य होता है। उसके बाद मिससीबियस, मिससीबियस का मतलब होता है जो शरारती होते हैं भाई। अमेंडमेंट आप सभी को मालूम है जो संशोधन होते हैं। ओके। तो इस सवाल का ऑप्शन है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री इज वेरी लॉन्ग, यानी आप सभी को केवल ईच की जगह बताना है क्योंकि यही अंडरलाइन पार्ट है। बताएंगे जैसे कि ब्रांचेस क्या है, जो ये सेंटेंस में ब्रांचेस दिया है ये तो भाई प्लूरल है। क्यों भाई? ये प्लूरल है ब्रांचेस, तो प्लूरल के साथ क्या ई जाएगा? सिंगुलर आएगा। बताएंगे आप सभी। ब्रांचेस बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन आना चाहिए, यानी ईच की जगह क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था। या सेंटेंस क्या ठीक बनेगा? द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर वेरी लॉन्ग होगा, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताएंगे इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है। जैसे अबैंडोनेड, त्यागना, डेंजरस, खतरा, कैलिब्रेट, कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है? CELEBRAT होता है, सेलिब्रेट जो हम लोग करते हैं। तो यही क्या है भाई? सी ऑप्शन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया है। एक्सीलेंट, स्पेलिंग ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा बताइए। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, मतलब कि बिना किसी हिचक के तुरंत कुछ करना। जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा हिचकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब है कि एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब है कि बिना किसी हिचक के तुरंत कुछ करना, यानी किसी काम को तुरंत करने की इच्छा जो हमारे अंदर आ जाती है, यानी उसे हम क्या बोलेंगे? विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली बोलेंगे।
तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समय नहीं है इसलिए हम जल्दी जल्दी हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके भाई, आप लोग एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, प्लस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द प्लेस वेयर सोल्डर लाइव, यानी वह स्थान जहां पे सैनिक रहते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं भाई? बैरक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, वह स्थान जहां पे सैनिक रहते हैं ये भाई सैन्य इकाइयां हैं, मतलब कि बैरक उन्हें बोलेंगे। ठीक है, यूनिट नहीं बोलेंगे भाई, रेजिमेंट नहीं बोलते हैं, ब्रिगेड नहीं बोलते हैं, बैरक बोलते हैं, जहां पे सैनिक अपने सभी जगह रहते हैं भाई। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। डेविड डिसाइडेड टू हिज ओल्ड बोट टू गेट अ न्यू वन। डेविड ने अपनी पुरानी नाव को बदलकर नई नाव खरीदने का फैसला किया, तो इसमें फिल क्या होगा? यानी डेविड डिसाइडेड टू सेल, क्या हो जाएगा? डेविड डिसाइडेड टू सेल हिज ओल्ड बोट टू गेट अ न्यू वन। ओके, यानी बेचने के लिए बोला उसने भाई, जैसे यहाँ पे सेल है, बी ऑप्शन आपका जो ये बिक्री क्रिया को दर्शाता है। ये जो आपका यस ए एल है ना, ये किसको दर्शाता है? ये बिक्री की क्रिया को दर्शाता है। ये सेल वाला कोशिका होता है भाई, ये जो सिल है, सिलिंग जिसे हम लोग छत बोलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी इनडिस्पेंसिबल का आप सभी को सिनोनिम्स बताना है, क्योंकि यही भाई बोल्ड है, यही अंडरलाइन पार्ट है। तो इनडिस्पेंसिबल मतलब क्या होता है? जरूरी, बिना जिसके काम नहीं चले। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि जरूरी, बिना जिसके काम नहीं चले, तो उसे क्या बोलेंगे? एसेंशियल, यानी वो बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही गए भाई, वो आवश्यक हो ही गए हैं। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है? असामान्य होते हैं। रेशनल मतलब क्या? जो तर्क संगत हम जिसे बोलते हैं। फायर्स मतलब क्या होता है? उग्र। तो भाई जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, यानी वो हमारे लिए इसेंशियल हो चुका है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिए, इनडिस्पेंसिबल का सिनोनिम्स एसेंशियल बनेगा। ठीक, अगला सवाल को देखिए, 18 नंबर देखिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से बताइए कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है। जैसे देखिए टेंडेंसी, टेंडेंसी का स्पेलिंग क्या होता है? TENDENCY होता है। टेंडेंसी मतलब होता है रुझान। ठीक है, रुझान होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें तो भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है। रेजिस्टेंस ठीक है, सेपरेट अलग ठीक है, वेदर मौसम ठीक है। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को। तो साथियों यहां से अब हम लोग मैथ के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं उनको देखने वाले हैं। 8 व्यक्तियों वाले एक समूह का औसत वजन 70 kg है। समूह में एक नए व्यक्ति के शामिल होने के बाद औसत वजन 72 kg हो जाता है। नए व्यक्ति का वजन केजी में कितना होगा? जैसे 8 व्यक्तियों का सबसे पहले 70 वजन केजी में था, जो कि 8 × 56 560 के बराबर हो जाएगा। समूह में एक नया व्यक्ति और शामिल हो गया, तो उसके बाद जो औसत वजन वो 72 kg हो गया, यानी 8 से अब व्यक्ति 9 हो गए, तब उसके बाद इनका औसत वजन 72 kg हो गया। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? 9 दूना 18 के 1, 9 से 63 एक 64, यानी 648 के बराबर हो जाएगा। अब हमें जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन केजी में बताना है, तो हम क्या करेंगे भाई? 648 में से यदि हम 560 को माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 648 में से 560 को माइनस कर देंगे, जैसे 8 0 8 आ जाएगा। अब 54 में से 56 घटाना आपको, तो 8 ही आएगा। यानी भाई उस नए व्यक्ति का वजन केजी में कितना होगा? 88 केजी हो जाएगा। तो यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल था भाई, हर शिफ्ट में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार लेगी राशि 3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल देखिए 3000 दिया है, रेट हमेशा परसेंटेज में 7%, टाइम 3 वर्ष दिया है, बटे में 100 का दीजिए और इसे गुणा भाग करिए। 00 से 00 कैंसिल, 30 दिया 90, 90 सत्ते 630, 7 9 63, यानी 630। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। राइमा अपनी 35,000 की आय में से 14% की बचत करती है तो उसका व्यय रुपीज में कितना होगा, बताएंगे। जैसे कि राइमा अपनी 35,000 की आय में से 14% की बचत करती है तो उसका व्यय यानी उसका खर्चा कितना होगा रुपीज में। तो दोस्त मेरे, जैसे कि 14% की वो क्या करती है, वो बचत करती है राइमा, यही कर रही है ना भाई। 35,000 की आय में से 14% की वो बचत करी है जो राइमा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बचत पहले कितना हो जाएगा भाई, 100 में से पहले तो 14% को हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 86% की वो क्या करती भाई, 100 में से जैसे 14% की बचत कर रही है यानी 86% के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, 35,000 का 86% निकाल देंगे। 86% का 35,000 का 86% कितना हो गया, 35,000 गुणे 86/100। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 35 350 गुणे 86 यानी यहाँ से लगभग आपका 30,100 आएगा। 30,100 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इतना काम आप सभी को करना था। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को। 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो परिवर्तित औसत क्या होगा, सॉल्व करेंगे आप लोग। 70 मानों का औसत 40 है, ठीक है, यानी कैसे सॉल्व करेंगे, 70 मानों का औसत पहले 70 गुणा 40, यदि प्रत्येक मानों को 20 से गुणा किया जाता है यानी प्रत्येक मानों को फिर से 20 गुणा किया जाता है तो परिवर्तित औसत 70 मान है तो इसका मतलब 70 से भाग कर दिए, औसत ऐसे निकालते हैं ना आप लोग भाई। तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 70 से 70 कैंसिल, 40 गुणे 20 2 चौका 8 यानी 800 आ जाएगा भाई। तो परिवर्तित औसत कितना होगा, 800 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हमने कुछ नहीं किया भाई, जो सवाल बोला था वही काम किया है। 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो 70 गुणे 40 और प्रत्येक में हमने 20 से गुणा कर दिया भाई, और औसत जितना रहता है टोटल से भाग किया जाता है, तो यही काम किया हमने। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, सॉल्व करेंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए जैसे ये समीकरण दिया है, आप सभी को 106 बराबर 106 करना है। अब हमें ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन को हम उठाएंगे माइनस और गुणा, तो इस समीकरण में ना हम लोग माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह माइनस रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम लोग पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग समीकरण को बना लेते हैं। 11 गुणा है तो पहले माइनस रख देते हैं, माइनस है तो गुणा हम रख देंगे। 48 प्लस 6 है, भाग है यहाँ से 37। अब देखिए साथी, यहाँ से 37 का भाग तो डायरेक्ट 36 में जाएगा नहीं, और बगल में गुणा भी नहीं, यानी पहला ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा। ध्यान रखिए भाई, आपकी शिफ्ट में जब आप बैठिए ना, जो बिल्कुल करेक्टली कट जाए वही आपका आंसर होगा। जैसे देखिए हम ऑप्शन बी को लेंगे, भाग और प्लस को बदलेंगे। 11 गुणा 7 माइनस 48, यहाँ पे प्लस है तो भाग में बदल देंगे। अब देखिए ये कट रहा है एकदम अच्छी तरीके से, उसका 6 के बाद भाग है तो प्लस बदल देंगे। ठीक, तो 11 गुणे 7 77 माइनस 6 के भाग 48 में देंगे तो 8 बार में, प्लस यहाँ से 37। हमें इसे सॉल्व करके 106 लाना है। अब यहाँ से देखिए ये प्लस 77 में ये प्लस 37 कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे 77 और 37 को, तो 7 7 14 1 7 3 10 11 114 माइनस 8 106। देखिए यही हमारा आंसर आना था भाई 106, जो कि ऑप्शन बी यानी भाग और प्लस बदलने से हमारा आंसर आ चुका है। LHS बराबर RHS प्रूफ हो चुका है। क्लियर, तो इस तरह आप सभी सवालों को सॉल्व करें। देखिए कि भाई थोड़ा सा टाइम बचत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। निम्नलिखित संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, उस समुच्चय का चयन कीजिए। तो इसमें लॉजिक देखिए, जैसे कि 11 गुणे 6 66 कर दिया, ये देखिए 11 के रिलेशन 66 किया तो इसमें 11 गुणे 6 किया तो 66 बन गया। उसी प्रकार 26 गुणे 6 करिए, 6 का 36 का 6 3 6 दूनी 12 3 15 156। देखिए 26 के रिलेशन 156, यानी हमें सेम रिलेशन पे चेक करना है, जो कि पहली संख्या 6 से मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी संख्या में मिल रही है। 15 छक्का 90 लेकिन 75 है, 18 छक्का 108, देखिए बी ऑप्शन। 18 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 छक्का 108 आएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्लियर, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। हर शिफ्ट में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। एक निश्चित कूट भाषा में लाइक को 4682 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, बीम को 1358 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या बनेगा? तो इसमें ई का कोड पूछा, तो कॉमन चेक करिए। देखिए लाइक में ई है, बीम में भी है, इसका मतलब कि ई कॉमन है, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर आपको कॉमन मिलेगा। तो देखिए 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसका मतलब ई का कोड 8 बनेगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए जब अक्षर सिंगल पूछेगा तो दोनों पहले कॉमन चेक कर लीजिए। जैसे देखिए लाइक में ई है, बी में भी ई है, तो उसी प्रकार आपके कोड में भी जरूर कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा। 8 देखिए दोनों कोड में कॉमन मिला, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। एक निश्चित कूट भाषा में ट्री को POCD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, फूड को BLMS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में माइंड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? देखिए जैसे कि TREE, ट्री में 4 अक्षर हैं तो इसका कोड POCD। जैसे T20 P16 तो इसमें -4 हुआ है। R18 O15 तो इसमें -3 हुआ है। E5 C2 होता है तो -2 हुआ है। एक सेकेंड, -3 हुआ है भाई। C3 एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, C तो 3 होता है ना, तो इसमें -2 हुआ है। E5 है D4 तो इसमें -1 हुआ है। यानी इसमें लॉजिक -4 -3 -2 -1 पे चल रहा है। ये लॉजिक सेट है इसमें। तो पूछा किसका भाई? माइंड का। MIND। जैसे जो यम अक्षर होता है ये किस नंबर का आता है? 13 का। आई होता 9 का, एन होता 14 का, डी होता 4। तो जैसे -4 से रिलेशन चला, -4 -3 -2 और -1। देखिए 13 से 4 घटाएंगे 9 पे कौन आता? आई आता है। 9 में से 3 घटाएंगे 6 पे कौन आता है? एफ आता है। 14 में से 2 घटाएंगे 12 पे कौन आता है? एल आता है। 4 में से घटाएंगे 3 पे सी आता है। यानी माइंड का कोड क्या आएगा? IFLC आएगा, जो कि पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को कोडिंग डिकोडिंग का जब सवाल दे तो केवल पहले का रिलेशन निकालना है, दूसरे का रिलेशन आपको नहीं निकालना है। यहां से आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए दोनों देते हैं ताकि स्टूडेंट दोनों चेक करे तो उनका टाइम जाए। आप सभी को टाइम बचाना है। जैसे हमने पहले का चेक किया, ये क्लियर हो गया कि इसमें रिलेशन -4 -3 -2 और -1 का लग रहा है, तो आपको तुरंत जो पूछा उस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, इस समीकरण में आप सभी को प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रखना है, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखना है। तो चलिए तुरंत समीकरण को बनाते हैं। 45 गुणा है तो गुणा को भाग में, तो गुणा की जगह भाग रख देंगे 3, प्लस है तो प्लस को माइनस में 9 के बाद माइनस है तो प्लस, 18 भाग है तो गुणा में। ये समीकरण तैयार है। इसमें बॉड मस्त कम लगाइए। 3 का भाग 45 में, यानी 15 × 45 -9 प्लस 18 × 1 18, ये प्लस 18 ये प्लस 15 यानी 33 हो जाएगा। 33 में से 9 घटा देंगे तो 24 बन जाएगा। तो ये देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों के लिए था भाई कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यदि किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा भाई। ओके, इसी तरह जिस तरह के क्वेश्चन हर सब में देखने को मिल सकते हैं वही क्वेश्चन क्लास में डेली होगी, पूरे पेपर का सोल्यूशन, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।